Hello friends, welcome to Quality Solutions. BIS क्या है? BIS अक्सर इंपोर्ट क्लियरेंस में कस्टम डिपार्टमेंट इसकी डिमांड करता है कि अगर आप कोई चीज इंपोर्ट कर रहे हो तो आप BIS सर्टिफिकेट लाओ, तब शिपमेंट क्लियरेंस होगा। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल से समझेंगे कि BIS है क्या, इसे कैसे अप्लाई करते हैं और क्या क्या प्रोसीजर होते हैं। तो पूरी फुल डिटेल ये होने वाली है BIS के ऊपर। तो चलते हैं अपनी पहली स्लाइड पर। तो सबसे पहले BIS है क्या? देखिए, BIS का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये एक नेशनल बॉडी है, इंडियन नेशनल बॉडी है, जिसका काम है किसी प्रोडक्ट को सर्टिफाई करना। क्या करना? सर्टिफाई करना। जैसे कि कोई प्रोडक्ट है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसको थर्ड पार्टी गारंटी सर्टिफिकेट देना, उसके साथ उसकी सेफ्टी और रिलायबिलिटी यानी कि चेक करना कि जो उसे यूज कर रहा है उसको किसी तरीके का खतरा तो नहीं ना, और जो हमारा स्टैंडर्ड है वो उसको मीट कर रहा है। तो इन सब को एनालाइज करने के बाद BIS एक सर्टिफिकेट जारी करता है जिसे कहते हैं BIS, जो कभी कभी इंपोर्ट क्लियरेंस में मांगा जाता है। अब कहां मांगा जाता है, कहां नहीं मांगा जाता, वो हम आगे देखेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या, आप सपोज कीजिए कोई शिपमेंट इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है। इंपोर्ट कर रहा है तो बहुत सा तरीका होता है, आगे भी बेचना है। तो अगर इंडिया के बाहर मैन्युफैक्चर करके कुछ बेच रहा है तो उसमें नहीं लगेगा। लेकिन अगर वो सेम प्रोडक्ट इंडिया में सेल कर रहा है, यानी जो उसका एंड कस्टमर होगा वो इंडिया में उसको यूज करेगा, तब उस कंडीशन में BIS सर्टिफिकेट लगेगा, यानी कि लोकल सेल में। ऐसे समझो, अगर आप कुछ मैन्युफैक्चर करते हो तो आप रॉ मटेरियल मंगा रहे हो या कुछ उसकी मशीन का पार्ट मंगा रहे हो अपनी मशीन में यूज करने के लिए, तो वहां पर जरूरी नहीं है। अगर आप उसको किसी एंड कस्टमर को बेच रहे हो जो उसे यूज करेगा, तो वहां पर BIS सर्टिफिकेट लगेगा। ये तो रीजन हो गया, जो एक्चुअल रीजन जो डॉक्यूमेंटेड है, जो गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट देती है। अब जो कुछ रीजन और भी हो सकते हैं जो मुझे लगता है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली चीज तो, अब पहले तो आप ये समझो कि अगर कोई पार्ट इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है तो आप इंपोर्ट क्यों कर रहे हो? अब इंडियन गवर्नमेंट क्या चाहती है, कोई भी गवर्नमेंट हो, वो सिर्फ इतना ही चाहती है कि कम से कम हमारे कंट्री में इंपोर्ट हो और ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट हो, फॉरेन करेंसी हमारे घर आए, जाए नहीं। तो इसलिए वो क्या करती है, देखती है कि भाई सेम मैन्युफैक्चर पार्ट है, यहाँ पे मिल रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है, फिर भी आप उसको ले रहे हो, तो उसका रीजन है BIS सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंटेशन बढ़ा देंगे। इससे क्या होगा, इससे अल्टीमेटली आप क्या करोगे, आप सोचोगे लोकली परचेज कर लें। तो इंपोर्ट में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फर्क तो आया ना। दूसरा एक और रीजन है, देखिए, सर्टिफिकेट जब इशू करती है BIS तो वो उस प्रोडक्ट की पूरी क्वालिटी चेक करती है, क्या स्टैंडर्ड है, सारा चीज चेक करती है। उसके बाद वो जो डॉक्यूमेंट, जो डेटा बनाती, वो मैन्युफैक्चरर के साथ शेयर करती है, वो उनको दिखाती है, उनको बताती है इस तरीके से अपने आप प्रोडक्ट को इंक्रीज कीजिए। वो उसको पब्लिश करती है अपने साइट पर, जिससे क्या होगा, जो मैन्युफैक्चरर है वो उस अपने पार्ट को उस प्रोडक्ट की क्वालिटी तक ला सके। एक रीजन ये भी है ना, अगर उस क्वालिटी का प्रोडक्ट आप सोचो इंडिया में मिल रहा है तो इंपोर्ट करके क्यों लाओगे? रीजन तो होना चाहिए ना, वहां से लाओगे, खर्चा ज्यादा आएगा, इंपोर्ट क्लियरेंस होगा, ड्यूटी होगा, बहुत कुछ होगा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगेगा। उसके अलावा जो डेटा इकट्ठा की होती है ना BIS सर्टिफिकेट, वो एक्चुअल में चला जाता है गवर्नमेंट के पास, इंडियन कस्टम डिपार्टमेंट के पास, जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी वगैरह बनाती है। तो उसमें वो देखेगी फला फला पार्ट बार बार इंपोर्ट हो रहा है, तो वो आगे चल के ऐसे टैरिफ लगा देगी, उस पार्ट पे ऐसा कुछ कर देगी जिससे वो इंपोर्ट कम से कम हो। जो ऐसा पॉइंट मुझे लगता है, और जहां तक मैंने एनालाइज किया ऐसा होता भी है। तो सभी कंट्री चाहेगी ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट हो और इंपोर्ट कम से कम हो, लेकिन डायरेक्टली मना नहीं कर सकते, क्योंकि फॉरेन करेंसी में अगर आप मना कर दोगे तो वो भी तो आपके प्रोडक्ट जो है मना कर देंगे। तो इसलिए ये एक स्टैंडर्ड है जो एक बहुत ही क्लेवर तरीके से BIS सर्टिफिकेट वगैरह मांगती है। अब BIS की तरह और भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आप देख सकते हो ISO, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, इंटरनेशनली वर्क करती है, मतलब किसी एक स्पेसिफिक कंट्री के लिए नहीं ना, मल्टीपल कंट्री इसमें कंबाइन है, उसके अकॉर्डिंग उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को डिफाइन की जाती है। कि जैसे कि अगर कोई प्रोडक्ट है तो उसकी जो प्रोडक्ट क्वालिटी है कम से कम इतनी होनी चाहिए, इस लेवल की होनी चाहिए। तो ये क्या है, सेम काम करती है, बस ये आप ये समझो ये इंटरनेशनली वर्क करती है। उसी तरीके से दूसरी है ISI, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। ये भी सेम BIS की तरह काम करती है। 1947 में ये स्टार्ट हुआ था, लेकिन जब धीरे धीरे आगे बढ़ा तो उन्हें लगा कि ISI को कुछ कम पावर है, इसलिए 1986 में उन्होंने BIS बना दिया, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इसमें क्या हुआ, इसको और भी पावर दे दी गई। इसमें भी प्रोडक्ट एनालाइज होता है, पर इसमें लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट है। कुछ प्रोडक्ट जैसे अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगा कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, वैसे ज्यादातर सारे ही है। उससे इसको एक स्पेसिफिक कर दिया कि इंपोर्ट से रिलेटेड जो प्रोडक्ट वगैरह हो रहा है उस पर आप ज्यादा से ज्यादा वर्क करो, इसलिए BIS को 1986 में बनाया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इसको अप्लाई कैसे करें। देखिए, अप्लाई करने से पहले आपको समझना होगा आपको किस तरीके की स्कीम लेना है, क्योंकि इसमें भी BIS में भी
दो टाइप की स्कीम होती है, एक होता है सीआरएस और दूसरा होता है FMCS, फॉरेन मैन्युफैक्चर स्कीम। देखिए, अब आप जब इसके बारे में जानोगे तभी तो आपको पता चलेगा ना कि आपको किसका BIS सर्टिफिकेट लेना है। तो सबसे पहले मैं सीआरएस की बात करूंगा। देखिए, इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट की टेस्टिंग होती है। सपोज कीजिए आप इंडिया में या ट्रेडर है या डिस्ट्रीब्यूटर है, कोई पार्ट को इंपोर्ट कर रहा है, जब उसकी BIS सर्टिफिकेट मांगा जाएगा तो उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट की मांगा जाएगा, ना कि पूरे फैक्ट्री की, ना कुछ की, सिर्फ और सिर्फ उसकी। यानी कि वो प्रोडक्ट इंपोर्ट हुआ, उसे BIS सर्टिफिकेट वगैरह हुआ, मार्क हुआ, उसके बाद वो जो है, उसके बाद क्या है, वो लोकली सेल कर दिया गया, उसके अलावा उसकी कोई इशू नहीं है। दूसरा क्या, वो किस किस प्रोडक्ट पे एप्लीकेबल होता है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक और IT प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी पार्ट है उन सबको सीआरएस की लिस्ट में रखा गया है। उसके बाद आता है BIS मार्क। अगर BIS मार्क आप नहीं लेते हो और लोकल सेल बेच रहे हो, ये दोनों पार्ट इलेक्ट्रिकल्स एंड IT प्रोडक्ट, तो आप चाहे इंपोर्टर हो, चाहे ट्रेडर हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर हो, आपको परमिशन नहीं मिलेगी, आप लोकल उसे सेल नहीं कर सकते हो। इसलिए आपको CRS मार्क चाहिए होगा। अब कुछ कंडीशन में क्या होता है, एग्जेम्पशन भी हो जाता है। जैसे अगर कोई मैन्युफैक्चरर है तो वो अपने पार्ट को, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, वो कोई पार्ट पर इंपोर्ट कर रहा है, तो उस मशीन में जिससे मैन्युफैक्चर कर रहा है, उस मशीन में कोई पार्ट वहां से मंगवा रहा है, तो उसके लिए उसे एग्जेम्पशन मिल जाता है। और पर्सनल यूज के लिए अगर आप इंपोर्ट करते हो तो उसमें भी BIS नहीं लगेगा। रॉ मटेरियल, अगर आप कोई ऐसा मैन्युफैक्चर करने के लिए कोई प्रोडक्ट एज अ रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हो, यानी उसको फिर बाद में मैन्युफैक्चर करोगे, उसके बाद सेल करोगे, फिर भी आपको BIS में एग्जेम्पशन मिल जाता है, आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ती। एक्सपोर्ट और मर्चेंट ट्रेड में वैसे भी नहीं लगता, और भी होता है। दूसरा बात कर लेते हैं FMCS की। देखिए, इसमें क्या होता है, इंस्पेक्शन होता है प्रोडक्ट की भी और उसके साथ साथ फैक्ट्री की भी। यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो प्रेमाइसेस है, उन्होंने एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है कि आप में इस तरीके से आपकी मशीन, इस तरीके से साफ सफाई, इस तरीके से प्रोसीजर होना चाहिए। उसके साथ अगर आपका फैक्ट्री पास हो जाती है तो आपका जो भी प्रोडक्ट सैंपल के तौर पे वो लेंगे, उसे भी टेस्ट करेंगे, और उसके अलावा कभी भी वो उसको टेस्ट कर सकते हैं रैंडमली भी। उसके लिए ISI मार्किंग जरूरी होती है। जैसे उसमें CRS मार्क भी चल जाता था, इसमें क्या होगा, ISI मार्क आपको लेना होगा। आपने बहुत से प्रोडक्ट में देखा होगा पीछे ISI करके एक नंबर लिखा होता है, वो यही है। उसके बाद दूसरा क्या है, इंटीमेटिव बॉन्ड। अब देखिए, जब आप ISI सर्टिफिकेट लेते हो BIS के थ्रू, तो उसमें क्या होता है कि आपको एक इंटीमेटिव बॉन्ड भी साइन करना पड़ता है उनके साथ। उसके साथ साथ क्या है, PVG यानी पर्सनल बैंक गारंटी 8000 USD यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। वो डिपेंड करता है कितनी बड़ी फैक्ट्री है, कितनी बड़ी प्रीमाइसेस है। छोटी होती है कम लगता है, बड़ी होती है और लगता है। उसके अलावा भी बहुत जगह बहुत कुछ लगता है जो कि डॉक्यूमेंटेड नहीं होता है। बट ये क्या है, मोटी मोटी जो फीस है, जो सारा चीज है डॉक्यूमेंटेड है, उसकी डिटेल्स है। तो ये 8000 और कम और ज्यादा हो जाता है, इस पे आप मत जाइएगा, बट PVG आपको देना पड़ेगा। तो अब आपको समझ में आ गया कि आपको कौन सी स्कीम लेना है, पर एप्लीकेशन क्या है, प्रोसेस क्या है, वो भी हम समझेंगे। तो सपोज कीजिए, पहले मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल लिया। पहला तो आप क्या करेंगे, जिसको अप्लाई करना है वो थर्ड पार्टी के पास जाएगा। ऐसी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके बिहाफ पे आपको BIS सर्टिफिकेट, ISI सर्टिफिकेट इशू करा के देगी। आपको कुछ नहीं देना, उसको पेमेंट करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन देंगे, वो आप जाएंगे वहां पे, जो BIS का ऑफिस है दिल्ली में है, वहां पे जो भी नियरेस्ट होगा यहाँ पे दिल्ली में, तो वहां पे जाके आपके आप पर सारा डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, पेमेंट वगैरह करेंगे, और उनकी सेटिंग होती है, और वो आपको BIS मार्क दिला देंगे या ISI मार्क दिला देंगे। दूसरा आता है CRS स्कीम। अब इसका क्या है, देखिए, अगर जिसको CRS स्कीम है तो सबसे पहले उसे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी हो जाता है। उसके बाद वो आएंगे या आप लेके जाओगे। अगर CRS है तो आएंगे तो है नहीं, फैक्ट्री ऑडिट तो होती नहीं ना। इसमें प्रोडक्ट जो आपने इंपोर्ट किया वो प्रोडक्ट की टेस्टिंग होगी। उसके अलावा उसके बाद जब प्रोडक्ट टेस्टिंग में वो पास हो जाएगा, फिर आगे आप एप्लीकेशन फाइल करोगे, वो आपको सर्टिफिकेट देंगे, और उसके बाद CRS मार्क आपको मिल जाएगा। उसी तरीके से FMCS स्कीम का भी सेम है। पहले रजिस्ट्रेशन होता है, लेकिन यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होने के बाद वहां से यानी कि BIS के जो ऑफिसर हैं वो आपके यहाँ विजिट करेंगे तो आप समझ सकते हो गांधी जी लगेंगे। उसके बाद विजिट करने के बाद आपको वो ओके कर देंगे। अगर ओके हो गया, उसके बाद वो आपके सैंपल आपके प्रोडक्ट को एज अ सैंपल टेस्ट करेंगे। अगर वो भी ओके हो गया, उसके बाद वो आपको वेरीफाई कर देंगे। आप एप्लीकेशन डाल सकते हो, सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको ISI मार्क मिल जाएगा।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप प्लीज मुझे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो आप जिस इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए हैं, आप किसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ग्रुप से जुड़े हुए हैं, तो उसमें मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरे वीडियो का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है। मैं मार्च क्लोजिंग चल रही है, मेरे पास टाइम नहीं होता, फिर भी मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं, हो सके तो मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा में प्रमोट करें और मेरे चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो मैंने जो एनालाइज किया है, जो रिसर्च किया है इसके ऊपर, जो मैंने देखा है प्रैक्टिकल इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, कि लोग क्या करते हैं, इसके मिसयूज भी करते हैं। अब कोई भी लॉ, कोई भी रूल बनता है तो उसका क्या करता है, लूप होल निकल आते हैं, मिसयूज लोग करते हैं, जो कि सही नहीं है, नहीं करना चाहिए। तो मैंने देखा क्या करते हैं कि मैनिपुलेट कर देते हैं, यानी डिस्क्रिप्शन में चेंजेस कर देते हैं। कैसे, देखिए सपोज कीजिए कोई पार्ट है, ठीक है, वो किसी मशीन में यूज होना है, पर वो सेम पार्ट यहाँ पे भी मिल रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है, आप फिर भी इंपोर्ट कर रहे हो। कुछ रीजन होगा आपका, उससे साइन है, एग्रीमेंट है, जो भी आप रीजन है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ये तो नहीं देखेगी ना। तो इंपोर्टर क्या करते हैं, उसके डिस्क्रिप्शन के साथ खेल देते हैं। तो अगर जैसे सपोज कीजिए कि इनकी जो लिस्ट है उसमें सॉकेट आता है, सॉकेट, तो सॉकेट की जगह पे उसमें कुछ दूसरी चीज लिख देंगे कि ऐसा टेस्ट वायर्स, तो ऐसा कुछ अलग सा लिख देंगे। उनको भाई जो इस लाइन में ना, उनको सब पता होता है कि कहाँ पे क्या करना है, भाई ये सब होता है। तो उस कंडीशन में वो डिस्क्रिप्शन को थोड़ा बहुत चेंजेस करके उससे बच जाते हैं सीआरएस सर्टिफिकेट से। अब क्या है, देखिए अब ये इन्होंने मिसयूज कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। इसीलिए कस्टम डिपार्टमेंट क्या करता है, टेक्निकल राइट अप मांग लेता है, डब्ल्यूपीसी सर्टिफिकेट मांग लेता है, कैटलॉग मांग लेता है। क्यों मांगता है, सेम वो जानते हैं, उनको डाउट हो जाता है कि कहीं ना कहीं ये लोग ऐसे कर रहे हैं। तो इसीलिए कस्टम डिपार्टमेंट ने टेक्निकल राइटअप वगैरह मांगते हैं कि बताइए कि इस पार्ट का क्या यूज है, आप कहाँ लगता है, किस मशीन में लगता है, सारी डिटेल आपसे मांगने लगते हैं, कि जिससे आप क्या करो, ऐसा जो है उसके डिस्क्रिप्शन के साथ छेड़छाड़ ना करोगे। अब जैसे क्या आप खरीदे किसी और से नाम से, इंपोर्ट किसी और नाम से कर रहे हो, वो इंपोर्ट होने के बाद वहां से एक्सपोर्ट हो गया दूसरी कंट्री से, पर बीच में तो क्या डिस्क्रिप्शन वगैरह चेंज हो जाता है ना, बहुत कुछ होता है। उसके बाद क्या होता है, अब इंपोर्टर भी कम नहीं होता, वो कैटलॉग और राइटअप के लिए बहुत ही तरीके से उसमें ऐसे डिटेल डालेगा, इतना टेक्निकल डाल देगा कि कस्टम डिपार्टमेंट को भी नहीं समझ में आएगा कि ये क्या कह दिया। तो उससे क्या हो गया, फॉर्मेलिटी के लिए हो गया कि आपने टेक्निकल राइटअप दे दिया है, और बाकी यहाँ पे भी गांधी जी चलेगी, जहां आप गलत हो गए आपको गांधी जी को दिखाना पड़ेगा, तभी जाके काम होता है। उसके बाद उसके अलावा बहुत से लोग क्या करते हैं, जो इंपोर्ट करते हैं, अब जैसे अपने लिए इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसे क्या दिखा देते हैं, गिफ्ट है, पर्सनल यूज। अब इसमें क्या, गिफ्ट और पर्सनल यूज में किसी तरीके से ड्यूटी भी नहीं लगती, किसी तरीके से क्या है, कम अमाउंट का है, उसी के साथ साथ सीआरए सर्टिफिकेट भी नहीं लगता। और ये भी दिखा देते हैं कि ये सैंपल है, या किसी मशीन आ रही तो उसके साथ एज एसेसरीज ले आते हैं। अब मशीन है, उसके साथ तो बहुत सारे पार्ट आएंगे ना एसेसरीज के तौर पे, कि इसका वायर है, ये है, वो तो वहीं से लेंगे ना, वो यहाँ तो लोकल नहीं खरीद सकते। तो इस सब तरीका है, इस सब तरीके से लोग जो है इसका मिसयूज कर रहे हैं, सीआरएस से बच जाते हैं। उसी तरीके से एचएस कोड मैनिपुलेशन, अब क्या जो भी प्रोडक्ट है वो हर कैटेगरी में किस गिरता है, कि किस कैटेगरी में वो फॉल करता है, उसी के अकॉर्डिंग उसके ऊपर ड्यूटी लगती है। उसको भी मैनिपुलेट इंपोर्टर करता है कहीं कहीं पे, और ये सब जानते रहते हैं, जो मतलब आप कस्टम डिपार्टमेंट जानते हो ना, ये भी काफी हद तक उनको कुछ पता होता है, लेकिन वो भी क्या करे, कितना रोक सकते हैं। बाकी गांधी जी तो है ही है। तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर